गुड मॉर्निंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि सोचा था और मैंने लिखा भी था कि आज हम लोग मॉब लिंचिंग के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, अब ये भी एक अजीब सी मतलब ट्रेजेडी है हम लोगों की लाइफ की कि हम पढ़े लिखे लोग अभी किसी विकास से संबंधित या और किसी से संबंधित मुद्दे पर बात नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 5-6 साल से जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें हम लगातार ऐसे मसलों पर बात कर रहे हैं जो मसले सामाजिक विकास से जुड़े हुए नहीं है बल्कि सामाजिक विध्वंस से और विभाजन से जुड़े हुए हैं। और इस दृष्टि से अगर आप देखें तो मुझे फिर परेशानी हुई कि हाल ही में एक घटना हुई महाराष्ट्र में, और जब वो घटना हुई तो ये माना गया कि जैसा कि होता है पिछले कई सालों का जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, कहीं भी कोई भी घटना घटे बस उसकी खबर एक बार अखबार में आनी चाहिए, उसके बाद में पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री और पूरी की पूरी साइबर इंडस्ट्री जो लोग चला रहे हैं वो बिना तथ्य की जांच किए, बिना कुछ समझे एकदम अफवाह और झूठी खबरें बनाने में एकदम मशगूल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास में पैसे हैं। ऐसे करीब 30,000 लोग काम कर रहे हैं साइबर सेल में, जिनको करीब 4 से 5 करोड़ रुपया हर महीने पेमेंट दिया जाता है। अब मुश्किल यह है कि कोरोना वायरस के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ है तो उस समय कोई उनके पास काम नहीं है, और उनका एक ही काम था जिसकी वजह से उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, अफवाह फैलाने के लिए। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं और ये सिद्धांत तो ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मॉब लिंचिंग क्यों होती है? मॉब लिंचिंग का थ्योरी है अफवाह, और मॉब लिंचिंग उसकी प्रैक्टिस। जिस समाज में अफवाह उड़ेंगी उस समाज में मॉब लिंचिंग होगी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पॉर्न इज ए थ्योरी और रेप इज ए प्रैक्टिस। आप जितना पॉर्न देखिएगा, जितना पॉर्न दिखाइएगा समाज में उतना ही बड़े पैमाने पर औरतों के साथ में बलात्कार, हिंसा की घटनाएं घटेंगी, हिंसाचार बढ़ेगा। उसी तरह आप भी अफवाह फैलाइएगा। आपकी मंशा क्या है? इस इनमेटीरियल अफवाह आप जितनी अफवाह फैलाइएगा उतनी ही मॉब लिंचिंग बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। मैं केनिया की घटना बता रहा हूं मैं आपको, मैं भारत की घटना नहीं बोलूंगा। मैं अभी केनिया में आज से करीब 15 साल पहले एक घटना घटी कि एक जाति के लोगों ने तय किया अपनी ही जाति में कि जो औरतें भूतनी हैं, जिनके ऊपर भूत आते हैं, चुड़ैल, उन औरतों को आइडेंटिफाई किया गया और ऐसी तकरीबन 55 औरतें उन्होंने आइडेंटिफाई की। और सारी औरतों को रात में, क्योंकि उनका मानना था ये औरतें चुड़ैल होती है और इनके ऊपर भूतनी आती है, और रात में उन औरतों को निकाला गया घर से बाहर निकाल के उनके ऊपर केरोसिन डाला गया, उनके हाथ पैर बांधे गए और उसके बाद में उन्हें पॉलिथीन के बैग में पैक किया गया, एक एक औरत को। सारे गांव को, इलाके के लोगों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद में उन औरतों को आग लगा के जिंदा जला दिया गया। जानते हैं हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग किसकी सबसे ज्यादा होती है और कहां होती है? सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग है जो लड़की मारी जाती है, जिंदा जलाई जाती है। दहेज के नाम पर जो मॉब लिंचिंग आप करते हैं वह घर के अंदर होती है, परिवार
सामने, आंखों के सामने जिंदा जलाई जाती है, और एक दो नहीं, हजारों लड़कियां जिंदा जलाई जाती हैं और आप बेचैन नहीं होते। क्योंकि आपका मानना है कि जिंदा जलाना लड़कियों को वो आपका बर्थ राइट है। कमाल का एक फिनोमिना विकसित किया हुआ है। हमारे घर में जब मॉब लिंचिंग होगी तो हम उस पर चुप रहेंगे, हमारा मोहल्ला चुप रहेगा, हमारा मीडिया चुप रहेगा, उसका कोई कवरेज नहीं होगा। मैं निश्चित तौर पर जो घटना हाल ही में महाराष्ट्र में हुई उससे दुखी हूं और मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं, ये घटनाएं बढ़ेंगी घटेंगी नहीं, क्योंकि आपने अफवाह उड़ाना बंद नहीं किया है। आप जितनी अफवाह फैलाएंगे, क्या अफवाह थी? अफवाह यह थी कि वे चोर थे, अफवाह यह थी कि वे बच्चे चुरा कर ले जा रहे थे। आप मॉब लिंचिंग की खबरें पढ़िए इंटरनेट पर। आप पूरे के पूरे समाज को अफवाह में डुबो देंगे तो आप तय मानिए इस समाज में जगह जगह सिर्फ लिंचिंग होगी। दो बड़े एरिया हैं मॉब लिंचिंग के हिंदुस्तान में। चूंकि बात हो रही है तो बात खुल के होनी चाहिए और एक बड़े पर्सपेक्टिव में बात होनी चाहिए, तब आपको यह छोटी लिंचिंग बड़ी लिंचिंग ये दोनों के बीच का संबंध समझ में आएगा। मैं इस पूरे प्रसंग को हिंदू मुसलमान का प्रसंग नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए मारे गए लोग भी मनुष्य हैं और जो मार रहे हैं वो भी मनुष्य हैं। उनके अंदर हिंसा और अपराध भर गया है। आप याद कीजिए मॉब लिंचिंग का फिनोमेना कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया? ये निजी सेनाएं किसने बनाई थी बिहार में? ये जो तमाम किस्म की रणवीर सेना से लेकर और तमाम जो सेनाएं बनी, ये किस लिए बनी थी? ये पॉलिटिक्स में वे लोग हैं जो कि रिएक्शनरी राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने जाति उत्पीड़न के लिए आप पुष्पित और पल्लवित किया है। और मैं वे जो लोग हैं जो माओवादी हैं, ये क्या है? ये जनता का न्याय? ऊपर से 6 इंच छोटा कर देना, यह भी तो शुरू किया था माओवादियों ने, नक्सलियों ने एक जमाने में। उनकी एक जन अदालत बैठेगी, वो जन अदालत न्याय करेगी और वो क्या न्याय करेगी कि जो जमींदार है उसका सिर ऊपर से काट दिया जाए। गांव खड़े होकर देखेगा। इसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। माओवादियों के हाथ भी मॉब लिंचिंग में सने हुए हैं, जान लीजिए। उसी तरह ये रणवीर सेना की जो और इसी तरह की जो निजी सेनाएं जिन्होंने बनाई, उनके भी हाथ मॉब लिंचिंग में सने हुए हैं। हमारा समाज आकंठ मॉब लिंचिंग के आख्यानों में डूबा हुआ है। हम कभी आंख खोल कर देखते ही नहीं है। कभी बेचैनी नहीं होती हमारे अंदर, कभी गुस्सा नहीं आता हम लोगों। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि हमने एक ऐसा नपुंसक समाज निर्मित किया है, एक ऐसा नपुंसक बुद्धिजीवी वर्ग निर्मित किया है जो हिंसा को हिंसा नहीं कहता, बल्कि उसे किसी न किसी रूप में रैशनलाइज करता है, जस्टिफाई करता है। हिंसा कोई भी करे, ये करें या वो करें, हिंसा सच के नाम पर हो या झूठ के नाम पर हो, हिंसा हिंसा है। आप ये सोचिए, आप गंभीरता से सोचिए इस बात पर कि हमने एक ऐसा समाज बनाया है जिस समाज में मॉब लिंचिंग को बाकायदा हमने एक वैधता प्रदान की है। और मॉब लिंचिंग की शुरुआत हुई हमारे यहां घर से। को दहेज के लिए परिवार के मेंबरों की उपस्थिति में जिंदा जलाया।
मॉब लिंचिंग की घटना अभी जो गांव गांव में दिखाई दे रही है, जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, किस किस का आख्यान बताएंगे आप? कितने आख्यान बताएंगे आप? कहानियां इतनी हैं कि आपका सिर फट जाएगा कहानी सुनते सुनते। मैंने कहा कि अफवाह उसकी थ्योरी है और हत्या उसकी प्रैक्टिस है, सामूहिक हत्या उसकी प्रैक्टिस है। सो प्लीज, अगर मॉब लिंचिंग से लड़ना चाहते हो ना कि आगे कोई मुसलमान न मारा जाए, कोई पंडित न मारा जाए, कोई पुजारी न मारा जाए, कोई औरत न मारी जाए, तो प्लीज अफवाह पर विश्वास मत करो। जब कोई चुड़ैल कह के औरत मार दी जाती है, यह अफवाह ही तो है। आपको अफवाह पर कभी अविश्वास ही नहीं हुआ, आपने कभी गुस्सा ही नहीं दिखाया उस पर, सरकार ने कभी सीरियस एक्शन ही नहीं लिए समाज में इसकी धुलाई के लिए। आप जरा सोचिए। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो मॉडर्न एजुकेशन से पढ़ा नहीं हूं, मुझे मालूम नहीं है। मैं कभी मॉडर्न स्कूल नहीं गया, मैंने कभी मॉडर्न स्कूल के पाठ्यक्रम भी नहीं देखे, ये मेरी कमजोरी है। लेकिन आप ये जानिए, आप ये पता कीजिए कि अफवाह के खिलाफ में कितने पाठ्यक्रम हमारे यहां पढ़ाए जाते हैं। हमने शिक्षितों को अभ्यस्त बनाया है अफवाह में जीने का और अफवाह के आधार पर लिखने और पढ़ने का। अफवाह के आधार पर सबसे पहले आपने प्रताड़ित किया, लिंचिंग की, हत्या की औरत की। ये जो लिंचिंग है ना, इस लिंचिंग में जहां एक और जेंडर है, औरत है, वहां एक और कास्ट भी है। आपने निचली जाति के लोगों को लगातार सामूहिक हिंसा का शिकार बनाया है। कौन नहीं जानता बेलसी के नरसंहार को? कौन नहीं जानता? अब आप तिलमिला रहे हैं, क्यों तिलमिला रहे हैं भाई? हर लिंचिंग में तिलमिलाहट होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं होती, नहीं होती। शर्म आती है। कम से कम महाराष्ट्र की घटना में एक बड़ी चीज घटी है जो नोटिस करने लायक चीज है। महाराष्ट्र की घटना में पहली बार ऐसा हुआ है कि रियल टाइम में जाके पुलिस ने एक्शन लिया और सब लोगों को गिरफ्तार किया, पूरे गांव को गिरफ्तार किया। आप रिकॉर्ड तो उठाइए, बिहार में जितनी भी मासेकर हुए हैं और मॉब लिंचिंग हुई, ये तमाम किस्म की जो निजी सेनाओं के जरिए, कितनी गिरफ्तारियां हुई और कितनी कार्रवाइयां हुई। अरे कम से कम यहां पहली बार सरकार ने यह हिंदू मुस्लिम मसला नहीं बनाया, और यह बहुत बड़ी बात है। और वो ऐसी पार्टी का चीफ मिनिस्टर, शिवसेना, जिसका के आधार ही सांप्रदायिक रहा है। मुझे निश्चित तौर पर मुझे ये सही लगा सरकार का कदम कि सरकार ने तत्काल एक्शन लिया और जो भी XYZ जो भी लोग थे सबको गिरफ्तार करके बंद किया। हमारे तो लिंचिंग होती है, दिनों लोग नदारत रहते हैं, गायब रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, भागे रहते हैं, कोई पकड़ नहीं पाता उनको। आपके पास में दो फूटे शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि सरकार ने सही किया है, जिससे सरकार का मनोबल बढ़े, सरकार सही दिशा में सोचे। मेरे शिवसेना से गंभीर दुराग्रह हो सकते हैं, मेरे विचारधारात्मक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शिवसेना की सरकार ने सही काम किया, मुझे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मुझे इंकरेज करना चाहिए कि बाकी सरकारें भी इसी तरह से सोचें और करें। ये जो नीचे जो मॉब लिंचिंग होती है, इस मॉब लिंचिंग की शुरुआत होती है पहले ब्रेन लिंचिंग से। ब्रेन लिंचिंग, आपके दिमाग को पहले मुर्दा बनाया जाता है, आपके दिमाग की, आपके विवेक की पहले हत्या की जाती है। और इस हत्या करने में अफवाह सबसे बड़ा हथियार है। वो बिल्कुल एकदम AK-47 राइफल से भी ज्यादा खतरनाक है। आप जब एक अफवाह खाते हैं ना, तो आप सीधे सीधे AK-47 राइफल से आप अपने पूरे दिमाग को छलनी करते हैं।
आपने समाज के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा ही छोड़ दिया है। आपने मनुष्यों के ऊपर विश्वास करना ही बंद कर दिया है। आपने अपने चेतना का हिस्सा बना लिया और भीड़ बन गए हैं, और आपको जब मौका लगता है मारो साले को, मारो साले को। अगर किसी ने गलती की है, किसी ने चोरी की है, किसी ने बच्चे चुराए हैं, किसी ने और कोई अपराध किया है, तो निश्चित तौर पर थाने हैं, अदालत है, कानून है, आप जाइए, शिकायत कीजिए, आप उसे ले जाइए, पकड़ के हवाले कीजिए। यह कौन सा तरीका हुआ कि अगर किसी लड़के ने इफ्टीजिंग की तो आपने उसे पकड़ा और वहीं ऑन द स्पॉट उसे किल कर दिया, और हम लोग खुश होते हैं। हम लोग खुश होते हैं कि बहुत अच्छा किया कि साले को जान से मार दिया। हमने लिंचिंग को एक वैधता प्रदान की है। कभी तकलीफों को अपने से परे होकर भी देखो। चूंकि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं चाहती हूं कि खून का बदला खून से लूंगी। चूंकि रियल टाइम में निर्णय होना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए, तत्काल फैसला होना चाहिए कि 3 दिन पहले जो लिंचिंग हुई उसमें कौन लोग शामिल थे, उनकी जाति, धर्म, नस्ल सब बताई जानी चाहिए, और अभी निर्णय होना चाहिए। यह कौन सा न्याय है? यह कौन सा न्याय है? यह न्याय वह न्याय है जो अफवाह की कंधे पर सवार होकर दौड़ रहा है, स्पीड से दौड़ रहा है। हमने लिंचिंग के बारे में यह सोचना ही बंद कर दिया कि कभी दिमाग की भी कोई भूमिका है, क्योंकि आप लगातार अपने दिमाग की घर में बैठ के लिंचिंग करते रहते हैं। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन पर लगातार कट पेस्ट करते रहते हैं। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि आप ये कट पेस्ट में आप मत जाइए। कितना भी प्रामाणिक अखबार लिखे, आप सवाल कीजिए, सोचिए। अब मॉब लिंचिंग के बाकायदा सुसंगठित गिरोह बन गए हैं। अब जान लीजिए, आप कहीं पर भी मॉब लिंचिंग जो है ना, वो स्पॉन्टेनियस दिखती जरूर है, स्पॉन्टेनियस नहीं होती, वो एकदम नहीं होती। बाकायदा गिरोह है, और वो गिरोह बिल्कुल एकदम नाविनालबद्ध है। नीचे लिंचिंग होगी और उसी की रियल टाइम में एकदम स्प्रेड की जाएंगी खबरें। झूठी खबरों से पूरे समाज को एकदम डुबो दिया जाएगा। आप सोच ही नहीं पाएंगे। आप जिस अखबार को उठाएंगे, जिस वेबसाइट पर जाएंगे, आप जिस जगह जाएंगे, आपको सिर्फ झूठ और झूठ मिलेगा। क्योंकि वे पहले ब्रेन लिंचिंग करते हैं, फिर फिजिकल लिंचिंग होती है। आप अपने कम से कम ये दिमाग की जो रोज हत्या होती है अफवाहों के जरिए, पहले इसे रोक लीजिए, नीचे की लिंचिंग रुक जाएगी। आप उठाइए, अभी जो 2 दिन 3 दिन से चल रहा है, आप उठाइए। जो सरकार के लोग हैं वे आंख बंद करके, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र की सरकार नापसंद है, आंख बंद करके जो मन में आ रही है लिख रहे हैं। नहीं भाई, ऐसे मत करो, मत करो। हिंदुस्तान में कानून नाम की एक चीज है, उस कानून का सम्मान करो। तुम्हारे पास जितने प्रमाण हो, तर्क हो, जाओ अदालत में जाओ। मैं कह चुका हूं पहले भी, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अफवाह के पैर नहीं होते। अफवाह का कोई आधार ही नहीं होता। अफवाह तो सिर्फ अफवाह है। आप सिर्फ यहां पर सोच के देखिए थोड़ा सा, मॉब लिंचिंग से अगर आप लड़ना चाहते हैं तो क्या करें। मैं एक घटना बता रहा हूं आपको, बहुत ही मतलब अजीब है, लेकिन शेयर कर रहा हूं मैं आपसे। कलकत्ते में एक इलाका है मटिया बुर्ज। तो मैं मटिया बुर्ज एक बार मैं अपने एक मित्र के यहां गया, तो मैं लौटते समय मैं ऑटो की लाइन में लगा हुआ था, और ऑटो की लाइन में जब मैं जहां लगा हुआ था तो मेरे सामने एक लड़का था, और भी लोग थे। तो मेरे आगे जो लड़का था वो अपने आगे वाले व्यक्ति के जेब से पर्स निकाल रहा था, और मैं देख रहा था उसे।
ये लाइन लगी हुई थी मटिया बुर्ज के थाने के ठीक सामने। मैंने उस लड़के को रोका कि तू ये क्यों कर रहा है? तो बोला कि सर जी मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने कहा नहीं। अब इस बीच में जिसका पर्स था वो पलट के देखा उसने, तो मैंने कहा आपका पर्स निकाल लिया इसने। अब उसमें आओ देखा ना था, भीड़ इकट्ठी हो गई वहां। मटिया बुर्ज इलाका वो तो एक सघन इलाका, मुस्लिम इलाका। मैं हिंदू का आख्यान नहीं सुना रहा हूं, हिंदू का सुनाऊंगा तो तत्काल कहेंगे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये बैठ के। अब सारे लोग उस लड़के को मारने पर आमादा। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि भाई आप लोग मारिए मत इसे, भाई जो भी है मारिए मत। इसने चोरी की है, पकड़ गया है, इसने बता दिया गया है, पर्स भी दे दिया गया है, अब मारिए मत। बोले नहीं सर जी ये से एक बार कीट लेने दीजिए कस के। मैंने बड़ी मुश्किल से, जानते हैं, हाथ पैर जोड़ के बड़ी मुश्किल से उस लड़की की जान बचाई। अच्छा मैं उसी ऑटो में जिसमें मैं वहां आ रहा था, मैं उस अपने साथ ऑटो में बिठा के खिदिरपुर तक लेके आया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे 2 कचौड़ी खिलाई और मैंने कहा तू अब घर जा, अपने खाना वाना नहीं खाए घर जा, लेकिन ये तू मत कर। अगर मैं उसे उसके बारे में नहीं बोलता तो ये तय था कि वो लड़का वहीं मर जाता। बंगाल में लिंचिंग की ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। कहीं छोटी चोरी में पकड़ा गया, कहीं और किसी वजह से पकड़ा गया, कहीं कोई अफवाह की वजह से पकड़ा गया और उसको लोग मार देते हैं। जब इस तरह की कोई भी चीज आपकी नॉलेज में आए तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अड़ जाएं, अड़ जाएं। मैं आपको जेएनयू की एक बहुत मजेदार घटना बता रहा हूं। जेएनयू में एक जमाने में एक व्यक्ति, एक लड़का, एक इफ्टीजर लड़का, जो कि उस समय के सबसे टॉप पुलिस ऑफिसर का बेटा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसने एक लड़की को छेड़ा और लड़की का कुछ चेज करते करते कैंपस तक आया। उस लड़की ने आके हमसे कहा तो हमने उस लड़के को पर्सनली कहा कि है तो इस तरह से नहीं करना, माफी मांग, खत्म हो जाएगी। नहीं माना तुम जाओगे नहीं बेटा। और मैंने उसे हॉस्टल के नीचे एक कमरे में बंद कर दिया। अब लड़के बहुत गुस्सा थे कि पहली बार एक टीचर हाथ आया तो साफ कर लेते हैं हाथ। उसका पिता टॉप आईपीएस ऑफिसर दिल्ली में, छोटी ऑफिसर से कहा कि भाई आप एफआईआर कराइए इसकी, फ्रीजिंग करते हुए पकड़ा गया है ये। अब पंडित जी पीट लेने दो। हाथ जोड़ के एक रास्ता निकाला क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा अच्छा तुम लोग जाओ, 2-2 चांटे इसके गाल पे लगा के एक एक करके आओ, लाइन लगा के। आप विश्वास नहीं करेंगे, लाइन लगा के सब लोग चांटा लगाने के लिए तैयार हो गए। लाइन लगा के सब लोग चांटा लगाने गए उसे। अच्छा वो अगर चाहता है तेरी जान बच जाए तो पुलिस के हवाले करूंगा तुझे मैं। उसके हैंड ओवर किया। 150-200 लड़कों ने 2-2 चांटे लगाए थे उसमें, 300-400 चांटे लगे उसमें। रैशनल इरेशनल का विवेक ही चला जाता है। ये शिक्षित और अशिक्षित पूरी दोनों जगह मैंने चीज ये देखी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि नहीं रहने दो, हम इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, परेशान मत हो ना, मारेंगे साले को। ये जो अतार्किक जो भीड़ की जो मानसिकता है, ये भीड़ की मानसिकता शिक्षितों में भी हो सकती है, अशिक्षितों में भी हो सकती है। जरूरत क्या है आपकी? चुनौती क्या है आपकी? आपकी चुनौती है कि आप किसी भी किस्म के भीड़ के दबाव में ना आए। आप विवेकवान हैं।
हमने एक ऐसा मध्य वर्ग तैयार किया है, एक ऐसा समाज में नीचे हिस्सा तैयार किया है, गांव में तैयार किया है। और ये कहां से आ रही है चीज? कौन सी चीज है? मॉब लिंचिंग गांव में ज्यादा है, शहर में कम है। उसका एक बड़ा कारण है, बुनियादी कारण, क्योंकि हमने ग्राम्य बर्बरता के जो रूप थे, जिसे हम सामंती बर्बरता कहते हैं, ग्राम्य बर्बरता के रूपों के खिलाफ तो हमने कभी कोई मुहिम चलाई नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक जमाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जो बात कही थी, बहुत मूल्यवान बात कही थी। ये नहीं जो हम लोग सारे सोशल रिफॉर्म की चीजों को लेकर डिस्कस करते हैं, वो नहीं। उन्होंने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने बंगाल के गांवों में ग्राम्य बर्बरता के खिलाफ में लोगों के बीच में जागृति पैदा की। अगर आप चाहते हैं कि लोग मॉब लिंचिंग न करें, कौन लोग हैं? वे एकदम ग्रामीण लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं जिन्होंने मॉब लिंचिंग की है। मैं बार बार कई बार फेसबुक पर भी लिख चुका हूं, हमारे लोग आते हैं, हमारे साहित्य के जो लोग हैं वो भी लिखते हैं। उनके लिए लगता है कि गांव का किसान और गांव का समाज एकदम सुनहरा समाज है। वे गांव में व्याप्त बर्बरता को देखते ही नहीं है, हिंसा को देखते ही नहीं है। आप ग्राम्य बर्बरता के रूपों को आइडेंटिफाई कीजिए, वैसे ही जैसे कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने आइडेंटिफाई किया था। उनके कल्चरल रूट्स में जाइए, उसकी जड़ों में जाइए। कहां से शुरू होती है ये बर्बरता? ये हमारे घर में है। मैं जिस शहर में रहता हूं, जिस जाति का मैं सदस्य हूं, आप कभी मथुरा आइए, मैं आपको दिखवाता हूं। बेटा बाप से कहता, अरे बहनचोद पानी लियो एक गिलास। इसे टिपिकल डिह्यूमनाइज जो है लैंग्वेज, जो टिपिकल डिह्यूमनाइज लैंग्वेज में बड़ा होगा, रमेगा, जिएगा, वह बहुत इजी टारगेट है बर्बरता का। वह बहुत इजी व्हीकल है बर्बरता का। जब हम सामान्य भाषा में इतनी बर्बर लैंग्वेज बोलते हैं, हिंसक भाषा बोलते हैं, गाली गलौज की भाषा बोलते हैं, अब उसमें एक ऐड और हो गया, अफवाह की भाषा भी बोलने लगे हैं। हम पहले ही पागल थे, हम पहले ही परेशान थे कि हमारा समाज गालियों से मुक्त नहीं हुआ है। हम पहले इस परेशान थे कि हमारे समाज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से घर में वायलेंस है, जिसमें निरीह लड़की रोज मारी जाती हैं, और वो मॉब लिंचिंग है। आपको पहलू खान की मॉब लिंचिंग दिखाई देती है, आप विरोध कीजिए, लेकिन आपके जो घर में, आपके आसपास जो मॉब लिंचिंग होती है किसी लड़की की दहेज हत्या के नाम पर, कभी उस पर भी बोलने की जहमत उठाइए। भी है जो सोकॉल्ड सेकुलर है, और उनके जो सोकॉल्ड लोग हैं, ऊपर से 6 इंच छोटा कर दिया जो उसूल था, जो पॉपुलर था, जो जन अदालत का जो सिद्धांत है, ये क्या है? ये आज से 3 साल पहले की घटना बता रहा हूं मैं आपको। आप अखबारों में खोजिएगा, आप इंटरनेट पे मिल जाएगी, 4-5 साल पहले की घटना ही है। कितना डी एक व्यक्ति का उसने अपने परिवार हाथ में लेके सर, वो थाने आया, और थाने आके उसने थानेदार से कहा कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की है, ये उसका सर है, और गिरफ्तार करो मुझे। में यूरोप में जहां नवजागरण हुआ था, वह भूतनी और चुड़ैल कह कह के हजारों औरतों को मारा गया, जान से उतारा गया, मारा गया। आपने कभी सोचा ही नहीं कि यह नवजागरण के आड़ में औरतों के खिलाफ में किस तरह की मुहिम चल रही है? आपने कभी सोचा ही नहीं
बर्बरता के वे रूप जो औरतों के, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति में आते हैं, जो असवर्ण जाति के लोग हैं, उनके साथ में कितने जुल्म होते हैं, आपने कभी देखा ही नहीं। आप तो काउंट ही नहीं करते हैं, उनकी मृत्यु को काउंट ही नहीं करते आप, गिनती बंद हो गई। मैं इंटरनेट पर देख रहा था, मुझे देख के बहुत ही क्रोध आ रहा था। इंटरनेट पार्लियामेंट में 2 साल पहले हमारा मंत्री कह रहा है कमाल की सरकार है, देखते रहे ना कितनी पारदर्शी गवर्नमेंट है। अखबार भरे पड़े, इंटरनेट भरा पड़ा है, लेकिन सरकार के पास डाटा नहीं है। सो मॉब लिंचिंग के लिए और कानून की हालत क्या है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके कहना पड़ा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ में लोग कानून बनाए। राज्य सरकार ने अपने अपने कानून बनाए। नहीं, हमारे यहां मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन कोई कानून ही नहीं था, हमने कभी सोचा ही नहीं। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि मॉब लिंचिंग से अगर बचना चाहते हो और लड़ना चाहते हैं तो पहले ब्रेन लिंचिंग बंद कर दो। पहले इस बात पर एक मत हो जाओ कि आप अफवाह न सुनेंगे, न मानेंगे, न लिखेंगे। आप तय मान लीजिए, आप अफवाह बंद कर दीजिए, लिंचिंग बंद हो जाएगी, गारंटेड लिंचिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि अफवाह उसका सिद्धांत है और लिंचिंग उसका। हमने एक ऐसा समाज बनाया है जिस समाज में लगातार मॉब लिंचिंग में एक और चीज है जो कि बहुत खतरनाक है। उसका स्लोगन है मारो और बदनाम करो। अब वो मारे गए 3 लोग और बदनाम भी कर दिए गए। उनका उस बदनामी से कोई लेना देना नहीं है जो कहा गया कि वे चोर हैं। जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं वे मॉब लिंचिंग की नहीं करते, बल्कि नारे भी गढ़ते हैं, मारो और बदनाम करो। आपने पहले मारा किसी व्यक्ति को और फिर बदनाम किया कि गौ मांस खा रहा था। आपने पहले मारा किसी लड़की को, फिर कह रहे थे कि वो इश्क कर रही थी किसी से, चरित्रहीन थी। तो जब आप मॉब लिंचिंग करते हैं तो आप मॉब लिंचिंग ही नहीं करते, आप अपनी नैतिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। घटिया चीज, कोई भी नैतिक तौर पर कोई नहीं है, कोई इमोरल नहीं और कोई मॉरल नहीं है। तो आपने एक पूरा का पूरा हिसाब ऐसा विकसित किया है कि फिर बदनाम करेंगे। साथ जुड़े हुए जितने भी स्लोगन्स हैं, आप उन स्लोगन्स को डिनाई कीजिए और अटैक कीजिए। लिंचिंग का आधार अफवाह और सिर्फ अफवाह है। किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि वे जो थे, बस एक अफवाह थी कि वो चोर हैं, और लोगों ने पीट दिया, जान से मार दिया। जैसा कि लिंचिंग में होता है, और बाकी जो समूह है, जो खड़ा हुआ है, वो उसका सिर्फ आनंद लेता है, देखता है। ऐसा एक दृश्य समाज निर्मित किया गया है जो लिंचिंग होगी लेकिन वो देखेंगे, सिर्फ देखेंगे। नहीं, के प्रति तो लिंचिंग के प्रति हमारे अंदर नफरत और घृणा होनी चाहिए। लिंचिंग को किसी भी रूप में वैधता नहीं प्रदान की जाएगी।
और सही कदम उठाया तो निश्चित तौर पर सरकार की प्रशंसा होगी, और सरकार ने अगर गलत कदम उठाया तो सरकार की आलोचना भी होगी। इसलिए सरकार लिंचिंग के समय, सरकारी मशीनरी लिंचिंग के समय आलोचना के परे नहीं हो सकती। जो राजस्थान में लिंचिंग की घटना घटी, पहलू खान वाली, उसमें क्या चीज निकल के आई? उसमें एक ही चीज निकल के आई कि हमारे यहां कोई लिंचिंग का कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाओ। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप लिंचिंग से बचना चाहते हैं तो पहले आप ब्रेन लिंचिंग बंद करें। झूठ लिखना, झूठ बोलना और झूठ शेयर करना बंद करें। में आखिरी बात वो ये कि पूर्वाग्रह, कानून भंजन और घृणा, ये तीन चीजें लिंचिंग के इंटीग्रेटेड एलिमेंट हैं, तत्व हैं। और आखिरी जो तत्व वो है जो हत्या करते हैं वो हीरो होते हैं, और जिनकी हत्या होती है वो गद्दार होते हैं, बदमाश होते हैं। सो हीरो बनाम गद्दार, हीरो बनाम बदमाश की कैटेगरी में फिर उसके बाद में प्रचार की पूरी मुहिम चलती है। जी नहीं, लिंचिंग करने वाले क्रिमिनल हैं, हत्यारे हैं, उनको कोई और नाम नहीं दिया जा सकता, वो हीरो नहीं हो सकते। जो मारे गए हैं लोग, वे खलनायक नहीं हो सकते, वो बदमाश नहीं हो सकते, गद्दार नहीं है वो। सो लिंचिंग पर बात करते समय हमारे दिमाग साफ होने चाहिए कि हम नफरत से लड़ें, हम पूर्वाग्रहों से लड़ें, और हम कानून भंजन की जो मानसिकता है इससे लड़ें। मुझे कानून चाहिए, हर हालत में कानून। मैं बुर्जुआजी को पसंद नहीं करता, मैं बुर्जुआ सिस्टम को भी पसंद नहीं करता। मुझे तो क्रांतिकारी समाज चाहिए, लेकिन क्रांतिकारी समाज जब तक नहीं है तब तक तो मुझे इस बुर्जुआ सिस्टम में कानून के शासन में ही रहना होगा और कानून के शासन का पालन करना होगा। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं क्रांतिकारी हूं, मैं बुर्जुआ कानून को नहीं मानता, इसलिए मेरे ऊपर ये कानून लागू नहीं होते। मुझे कोई हक नहीं है कहने का। ये प्रचार में, बातचीत में, आम बातचीत में कहने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं जब इस समाज में रहता हूं, इस समाज को रेगुलेट करना चाहते हैं तो आपको कानून का शासन मानना पड़ेगा। कानून भंजक जहां भी होंगे वो लिंचिंग का सहारा लेंगे। लिंचिंग में जो लोग शामिल होंगे वे पूर्वाग्रह के आधार पर लिंचिंग करेंगे और वे नफरत भी फैलाएंगे। इसलिए ये एक पैकेज है, ये पैकेज है। और आपने जो परिदृश्य बनाया है, जो एक माहौल बनाया हुआ है जिसमें अफवाह तैर रही है, घृणा तैर रही है, तो जाहिर है कि उसमें लिंचिंग भी आएगी। तो अब आपको जब लगी है अच्छी लगने लगेगी। और लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जिन्होंने स्वागत कर रहे थे, नहीं, मुझे ऐसा समाज नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि हत्या को सेलिब्रेट कर। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। लोग क्रांतिकारी नहीं हो सकते, वो लोग हीरो भी नहीं हो सकते, लोग समाज के नायक नहीं हो सकते, वे हत्यारे हैं। लिंचिंग की सोसाइटी क्रिमिनल्स की सोसाइटी है, जान लीजिए। एक ऐसी सोसाइटी जहां शरीफों का समाज ना हो, सिविल सोसाइटी ना हो, कानून का शासन ना हो। हम दुनिया के देश हैं जहां ये फिनोमेना है, भारत में भी ये फिनोमेना है, अनेक ईस्ट में भी, महाराष्ट्र में भी ये चीजें हैं। जरूरत किस बात की है लिंचिंग से लड़ने के लिए? सिर्फ एक, अफवाह को मत मानो, कानून कहे जो मानो, कानून की कसौटी पर चीजों को परखो, जांचो, देखो, तय करो। और आप ये उम्मीद न करें पुलिस वाले अगर खड़े हैं तो पुलिस वाले रोकेंगे। पुलिस वाले कभी नहीं रोकते, कभी नहीं रोकते।
महाराष्ट्र में जो घटना हुई वहां पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन वो देख रहे थे, क्योंकि आपने सबके अंदर अफवाह फैला रखी है, सबको कन्विंस कर रखा है कि हां लोग ऐसे हैं जो चोरी करते हैं और गाड़ी से भागते हैं सामान लेके। आपने अफवाह करके यह फैला रखा है कि लोग बच्चे किडनैप करते हैं और भागते हैं। तो जब एक बार अफवाह चलती है तो पुलिस वाला भी सोचता है कि हां ऐसा ही हो रहा होगा। हमने देखा है ना अफवाह को चलते हुए, और किलिंग, मॉब लिंचिंग देखी है ना, 84 के दंगे में मॉब लिंचिंग देखी है आपने। आप क्यों भूल जाते हैं इस हिंदुस्तान को? 7,500 सिखों को एकदम मासेकर करके मार दिया गया था, भी बांट रहे हैं। मॉब लिंचिंग की भी हो सकती है, और जान लीजिए हम लोगों ने एक ऐसा समाज तैयार किया है जो कि हर बार मॉब लिंचिंग को सेलिब्रेट। मुझे ऐसे समाज से नफरत है। इसलिए अगर आपको इससे बचना है तो प्लीज और अफवाह को आप किसी भी तरह से शेयर मत कीजिए, उसके हिस्सेदार मत बनिए। स्वाभाविक है, अगर इस देश में 135 करोड़ लोग होंगे तो उनके 135 करोड़ किस्म के दृष्टिकोण होंगे। 135 करोड़ लोग एक दृष्टिकोण से अगर सोचने लगे तो सोच लीजिए कुछ गड़बड़ है। ये सबको एक सार बनाने की कोशिश, एक ही सांचे में डालने की कोशिश, एक ही तरह का दिमाग बनाने की कोशिश, ये उस लिंचिंग समाज की बैकग्राउंड तैयार करती है। मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों के मतभेद हों और वे उजागर हों, लोग बहस करें, सामने रखें, कन्फ्रंट करें। इस आधार पर कन्फ्रंट करें, सामने के वाले के साथ में विश्वास के साथ कन्फ्रंट करें, वो हमारा दोस्त है। लिंचिंग तो होगी, क्योंकि अब आपने दोस्त को दुश्मन बना दिया है कैंपेन करके। अब तो दाएं हाथ को बाएं हाथ में विश्वास नहीं है। पहले मैं मजाक में कहता था, जब हम जेएनयू में पढ़ते थे, एक चीज थी जो आपने भी देखी होगी जगह जगह, एक सरकारी प्रचार था, अभी भी है, अनजान आदमी से बात मत करो। अब बताइए मुझे, जब किसी को दोस्त बनाने जाता हूं तो उस समय वो अनजान ही तो होता है, मैं अनजान से बात कैसे नहीं करूंगा? आपने पहले लोगों को अविश्वास करना सिखाया, उसकी प्रैक्टिस करके घिर चुके हैं। अब वो समाज घिर चुका है पूरा। अब सारा का सारा समाज आशंका, अफवाह से घिर चुका है। लगता है लोगों को स्पॉन्टेनियस, अभी खत्म करो, फैसला तत्काल होना चाहिए। ये मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये जो रियल टाइम रिएक्शन, रियल टाइम सच, रियल टाइम झूठ और रियल टाइम किलिंग, इनसे बचो। आप जानते हैं ना, तमाम अफ्रीकी देश उसी की तरह आप जा रहे हैं। आप ऐसे ही गिरोह घूमते रहते थे, एक जाति दूसरी जाति को जाके मारती थी। हमारे यहां भी ऐसे